ठीक है, हमने डायमेंशंस पढ़ लिया, डायमेंशनल एनालिसिस, काफी सारे क्वेश्चन किए, बट देयर इज नो नेवर एंड कि सब हो गए। आपने और प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस करिए। ठीक है, डाउट्स बताइए। संडे को आपका डायमेंशंस का टेस्ट है, सेम टाइम पे टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे ऊपर। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ सकता है। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, किस तरह से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं वो आज हम समझेंगे। ठीक है, आपको मैंने फर्स्ट डे बताया था कि फिजिक्स का पर्पस ही मेजरमेंट है। फिजिक्स का पर्पस है टू स्टडी अबाउट द मेजरमेंट प्रोसेस, मेजरमेंट टेक्निक्स। मेजरमेंट के ना ब्रॉडली दो मेथड्स हैं। आज हम मेथड्स की ही बात करते हैं। पहले मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, इसी की बात करेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करने के लिए हम उस क्वांटिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो ब्रॉडली बेटा दो तरह के मेथड होते हैं हमारे पास। दो तरह से मेजरमेंट नहीं होती है, मेथड्स दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बेटा जो डायरेक्ट मेथड होते हैं उसमें हम डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी is done with some standard। डायरेक्टली हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं किसी स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड होता है प्री डिफाइंड। जैसे अगर मुझे इस पेन की लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल लूंगा, ये मान लो स्केल है, स्केल का जहां जीरो होगा वहां एक एंड रखूंगा, और जैसे ही ये दूसरा एंड जहां आएगा बोलूंगा इसकी लेंथ इतनी आ गई। जैसे इसकी लेंथ आ गई 13.6 सपोज। इसका मतलब है मैंने किया क्या, इस पेन की लेंथ को कंपेयर किया एक स्टैंडर्ड के साथ, उस स्केल के साथ जो हमें पहले ही पता था कि फिक्स उसमें सारी मार्किंग हो रखी थी। तो ऐसे मेथड्स को डायरेक्ट मेथड्स बोलते हैं, जिनमें हम डायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है फिजिकल क्वांटिटी का विद सम स्टैंडर्ड। ऐसे मेथड्स को डायरेक्ट मेथड्स बोलते हैं। इन डायरेक्ट मेथड्स की ना एक एडवांटेज ये है कि ये बड़े इजी होते हैं, आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे रूम की लेंथ फाइंड करनी है तो हम एक मेजरिंग टेप लेंगे, यहाँ रखेंगे और उसको खींच के दूसरी तरफ ले जाएंगे डायरेक्टली कंपेयर करने के लिए। ठीक है, दे आर वेरी इजी एंड एक्यूरेट भी। ठीक है, बिकॉज जब हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं और हम बेटर तरीके से इंस्ट्रूमेंट को यूज करना सीख लें तो हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे, जो इजी भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। बट these methods are not suitable for very large and very small measurements। इन मेथड्स से हम बहुत बड़ी और बहुत छोटी मेजरमेंट्स नहीं कर सकते। जैसे इन मेथड्स की हेल्प से हम ये नहीं पता कर सकते कि यहाँ से मून का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ से मून का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड जो है, दीज डायरेक्ट मेथड्स आर नॉट सुटेबल। ठीक है, ये इनकी लिमिटेशंस आ गई। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में हम कंपैरिजन नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम किसी और क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, सम अदर क्वांटिटी इज मेजर्ड। किसी और क्वांटिटी की मेजरमेंट की जाती है और कोई फॉर्मूला यूज करके, कोई फॉर्मूला यूज करके हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑब्टेन कर लेते हैं बाय यूजिंग सम फॉर्मूला। द रिक्वायर्ड
क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, कोई फॉर्मूला यूज करके जिस क्वांटिटी की जरूरत है हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो हम देखेंगे बेटा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टली कंपेयर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को विद सम स्टैंडर्ड, वी कॉल दोज मेथड्स आर डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, विच आर वेरी इजी, वेरी एक्यूरेट। दीज मेथड्स आर नॉट वेरी इजी, समटाइम्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, बट इनकी लिमिटेशन ये है, एक तो इजी नहीं है, दूसरा थोड़ा बहुत हमें एक्यूरेसी के साथ कंपेयर ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ से लेके मून का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 3,84,000 है, तो हम मेजर करें हो सकता है 3,86,000 आ जाए। ठीक है, इस तरह से थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन इनकी ये वाली लिमिटेशन नहीं है। नॉट सुटेबल आ रहा था ना जो यहाँ, सो दीज मेथड्स कैन बी यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स। मतलब यहाँ से मून का या किसी और प्लेनेट का या किसी और स्टार का या किसी और हेवनली बॉडी का डिस्टेंस पता करना है, वो भी हम इन डायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं। और सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं, हम इनडायरेक्ट मेथड से सन का मास भी कैलकुलेट कर चुके हैं। वी नो द मास ऑफ सन, वी नो द मास ऑफ अर्थ। अब सन का मास या अर्थ का मास कैलकुलेट करने के लिए कोई वेइंग स्केल थोड़ी ना इन्वॉल्व होगा कि वेइंग स्केल के एक साइड में हम अर्थ पूरी गोला उठा के रख दे और दूसरी साइड में वेट डालते जाए। लेकिन फिर भी हमें अर्थ का मास पता है, टू ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वी नो कि अर्थ का मास कितना होगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अर्थ के मास को डायरेक्टली मेजर किया है, हम इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आज हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स की बात करते हैं। जैसे देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज इको मेथड। ये जो इको मेथड है, इको मेथड इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड की रिफ्लेक्शन होती है। फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्स्टेकल से, किसी ऑब्जेक्ट से साउंड रिफ्लेक्ट होती है एंड दैट रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड एज इको। जैसे ये देखिए, मान लो ये कोई हिल है, कोई ऑब्स्टेकल है एंड यहां पर कोई ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर क्या करता है, ये ऑब्जर्वर शाउट करता है टुवर्ड्स दिस हिल। तो जब ये शाउट करके यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी साउंड इसकी, मान लो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये कानों तक पहुंची, हम ये वाला डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर टी टाइम, ये कोई हिल है, हिल मतलब कोई ऑब्स्टेकल है जहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, इस रिफ्लेक्टेड साउंड को हम इको बोलते हैं। ठीक, अगर टी टाइम के बाद इफ द reflection of sound is heard after time t, अगर ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ये टी टाइम के बाद हमें सुनाई दी, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी इज, देखो ये अगर मैं डी डिस्टेंस एज्यूम कर लूं, यहां से जाने में डी, आने में भी डी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2d। तो स्पीड कितना होगा, स्पीड होती है बेटा डिस्टेंस बाय टाइम। दिस मीन्स v इज इक्वल टू 2d बाई टी, तो d इज इक्वल टू v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। d इक्वल्स टू v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर हमें v क्या यहाँ, हेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। v क्या है, साउंड की स्पीड है एयर में। v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम नोट करेंगे बस कि कितनी देर बाद हमें साउंड जो है वो ऑब्जर्व हो रही है, साउंड जो है वो वापस कितनी देर बाद सुनाई दी।
ठीक है, जितनी देर बाद साउंड वापस सुनाई देगी वो टाइम टी है। ड्यूरिंग दैट टाइम इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, जाने में डी आने में डी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 2d/t, डी इक्वल टू v इंटू टी बाई टू। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, वी आर एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इको मेथड है, बेसिक मेथड है ये। इसी पे बेस हमारे पास और बड़े बड़े मेथड्स भी हैं, जैसे there is a method called as a radar method. Radar means radio detection and ranging। इसमें क्या होता है, इसमें रेडियो वेव्स को सेंड करते हैं। ये कोई रडार स्टेशन होता है अर्थ पे, एयरफोर्स वाले या आर्मी वाले यूज करते हैं। ये रेडियो वेव्स भेजते हैं टुवर्ड्स some distant object, that object can be some fighter jet। इसको टकरा के ये वापस आ जाएगी रेडियो वेव्स। कितनी देर में ये रेडियो वेव्स वापस आएंगी, यहाँ पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। ऑटोमेटेड मतलब पूरा कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम होगा जो ये सब कैलकुलेट करेगा कि कब यहाँ से पल्स जनरेट हुई थी, कब वापस आई। ठीक है, कंप्यूटर से वो पूरा कैलकुलेशन, जिससे एस्टिमेट हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कितनी दूर है। तो अगर हम सी से रेडियो वेव्स हैं बेटा, ये इसमें क्या यूज होती हैं, इसमें हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, रेडियो वेव्स जाती हैं टकरा के वापस आ जाएंगी, कितनी देर में वापस आएंगी वो टाइम कैलकुलेट कर लिया जाता है। एंड सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ रेडियो, क्योंकि जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इफ सी इज द स्पीड देन सी इज इक्वल टू, यहां से गई यहां से वापस, d प्लस डी हो गया टोटल डिवाइडेड बाय t, सो इट विल बी इक्वल टू 2d/t, तो d आ जाएगा c इंटू t/2। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। तो जैसे ये आपको पता है c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये रेडियो वेव जो है, दीज आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट इन द स्काई। इन द सिमिलर वे, सिमिलर बिल्कुल बोल रहा हूं, देयर इज सोनार मेथड। सोनार, सोनार की फुल फॉर्म है बेटा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड वेव्स को भेजा जाता है, साउंड वेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स। बेटा जो सोनार होता है ये जनरली क्या है, ये जैसे सी है, ठीक है, एंड देयर इज सम शिप यहाँ पर, इसके पास यहाँ पूरा इक्विपमेंट होता है, सोनार स्टेशन होता है, और यहाँ पर कोई एनिमी सबमरीन है। ठीक है, ये सबमरीन जो है ना, ये फाइटर जेट से भी ज्यादा पावरफुल होती है, बिकॉज इट हैज टू लिव अंडर वाटर, जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो इस एनिमी सबमरीन को कैसे लोकेट करेंगे, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं, टकरा के वापस आ जाएंगी, सेम लॉजिक लगेगा। ठीक है, इन अल्ट्रासोनिक वेव्स को आने जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो v आ जाएगा 2d/t, t इक्वल्स टू 2d/v। ठीक है, तो इस तरह से हम d अगर कैलकुलेट करना होगा तो लिखेंगे v इंटू t/2। इस तरह से हम डिस्टेंस कैलकुलेट जाए वो कर सकते हैं। तो ये सभी एक जैसे मेथड है। अभी एक और बताऊंगा। अगर हम स्पीड की बात करें बेटा, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकेंड होती है इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड 1650 मीटर पर सेकेंड होती है इन वाटर,
एंड ऑलमोस्ट 5000 मीटर पर सेकेंड होती है इन स्टील। तो डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड डिफरेंट है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप ये डेटा देखोगे यू विल सी कि साउंड में स्पीड, साउंड की जो स्पीड है वो एयर में सबसे कम है, वाटर में ज्यादा। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी, अल्ट्रा साउंड इज ए अल्ट्रासोनिक वेव, तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है। मीडियम अब नॉर्मली हम बोलते हैं डेंसर या रेयरर, वो डेंसर या रेयरर ना हम लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, ठीक है। यहाँ साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उल्टा है, साउंड जो है वो एयर में स्लो, वाटर में और फास्ट, और स्टील में और ज्यादा फास्ट जो है वो ट्रेवल करती है। तो इस सोनार मेथड से हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी एनिमी सबमरीन को, ठीक है। इट इज अगेन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल। या फिर हम डेप्थ ऑफ सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो ये समुद्र यहां तक है, तो यहां से जाएगी वेव ऐसे और टकरा के वापस आ जाएगी। कितनी देर में वापस आएगी, दैट टाइम विल बी शिफ्टेड हेयर। तो वी तो पता होता है, तो सोनार मेथड से हम एनिमी सबमरीन को लोकेट कर सकते हैं, या सोनार मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं डेप्थ ऑफ सी आल्सो। देन नेक्स्ट इज देयर इज अनदर सिमिलर मेथड जिसको बोलते हैं लेजर मेथड। लेजर की फुल फॉर्म है, लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of radiations, LASER, light amplification by stimulated emission of radiations। लाइट का एम्प्लीफिकेशन मतलब लेजर क्या है, जैसे बल्ब होता है ना या एलईडी होता है, लाइट के सोर्सेज हैं। लेजर इज आल्सो ए सोर्स ऑफ लाइट। ए लेजर बीम is a highly energetic unidirectional, एनर्जी बड़ी ज्यादा होती है एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल एंड हाईली एनर्जेटिक, यूनिडायरेक्शनल एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। लेजर बीम जो है, जो लेजर से लाइट निकलती है, दैट इज हाईली एनर्जेटिक, मतलब इट कैन ट्रेवल वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, एक ही डायरेक्शन में, स्प्रेड नहीं होती। आपने देखा होगा लेजर बीम जो है वो स्प्रेड नहीं होती, एक ही डायरेक्शन में और एक ही कलर की होती है। जनरली आप देखते हैं ऐसे रेड कलर का लेजर बीम है, ठीक है, दिखता ही नहीं है बीच में कहीं, आपको वहीं पे दिखेगा जहां वो स्पॉट गिर रहा है, जहां वो गिर रही है, जहां स्पॉट बना होगा। सो ये लेजर मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो लेजर की प्रॉपर्टीज हैं कि इट इज हाईली एनर्जेटिक, यूनिडायरेक्शनल एंड मोनोक्रोमेटिक, इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लॉइट करके हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि यहाँ से मून कितना। ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि अगर यहाँ से एक लेजर बीम, ये मान लो कोई लेजर सोर्स है, ठीक है, जो लेजर बीम को इमिट कर रहा है, यहां से लेजर बीम जा रही है और ये लेजर बीम मून को टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, ठीक है। यहाँ पर पूरा सेटअप होगा, ये सेटअप से कैलकुलेट कर लिया जाएगा ये कितनी देर में वापस आई। तो अगर डिस्टेंस, लेजर बीम भी तो लाइट है, तो d प्लस डी जाने में डी आने में डिवाइडेड बाई टी, तो c हो जाएगा 2d/t। तो बेटा d आपके पास आएगा c इंटू t/2। तो लेजर बीम की हेल्प से हम मून का डिस्टेंस इनफैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, किया हुआ भी है, ठीक है। इट कम्स टू बी अप्रोक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर। मून जो है 3,80,000 के आसपास किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये भी हम लेजर बीम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये सब बेटा एक तरह की मेथड है जिनमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है सिग्नल फ्रॉम सब ऑब्स्टेकल, चाहे वो साउंड रिफ्लेक्ट हुई, चाहे वो रेडियो वेव्स हैं, चाहे वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, चाहे वो लेजर बीम है, ठीक है। एक जैसे मेथड है सारे। इसके अलावा कुछ हमारे पास
ट्राइएंगुलेशन मेथड्स हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड्स भी बोल सकते हैं। ट्राइएंगुलेशन मेथड्स, सपोज करो बेटा ये कोई टॉवर है, ठीक है, जिसकी हमने एस्टिमेट लगाना है कि ये टॉवर की हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी है, ऐसे ही मान लो कुतुब मीनार है, ठीक है, दिस इज सम टॉवर एंड वी वांट टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ दिस टॉवर, ठीक है, आप रफली बना लेते हैं। ये टॉवर अर्थ के सरफेस से कितनी दूर है, अर्थ के सरफेस से नहीं, सॉरी अर्थ लेवल से कितना ऊपर है, ये वाली हाइट कितनी है, ये हम पता करना चाहते हैं। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टॉवर? देखो सपोज हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना चाहते हैं जो असेसिबल है। फर्स्ट पार्ट है accessible object, to estimate the height of an accessible object, ये एक accessible object है, इसकी हाइट कितनी होगी? क्या करना है बेटा, ये कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम ये देखेंगे कि ये एंगल कितना बन रहा है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। आपने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में भी पढ़ा होगा ये टेक्निक 10th क्लास में। अब ये एंगल मेजर करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये बड़ी वाली ट्रायंगल ही कंसीडर करो, आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई स्टिक रख दी जैसे, ठीक है, कोई स्टिक रख दी ऑफ नाउन हाइट, तो ये वाला डिस्टेंस भी पता कर लिया, तो यहाँ से हम इस हाइट और डिस्टेंस tan थीटा निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो फर्क क्या है, यहाँ पर जो x है ये नाउन है, ठीक है, आप सेंटर से ले लीजिए डिस्टेंस, ठीक है, ये ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेंगे। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए असेसिबल ऑब्जेक्ट, क्या करना है बेटा, अगर h हाइट है and x is the distance of the object from the point of observation, then in this triangle we can see कि जो tan थीटा है, मैं यहां लिख देता हूं, tan theta will be equal to h by x perpendicular by base, तो h कितना होगा, x into tan theta, x तो नाउन है, by measuring theta h can be calculated। अगर हम थीटा की मेजरमेंट कर लें, थीटा की वैल्यू अगर हमें पता चलेगी, थीटा अगर हमें पता चलेगा तो h की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, बाय मेजरिंग थीटा h कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से हम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हम कैलकुलेट थीटा करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, हम कैलकुलेशन किसी और क्वांटिटी की करते हैं, फिर हम इक्वेशन में उसको वैल्यू को डालते हैं, उस क्वांटिटी को डालते हैं, इक्वेशन बन गई, तो हमें अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी जो है वो मिल जाती है। सो दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड बोल सकते हैं हम, हाइट ऑफ एस्टिमेट बोला, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, तो हमें h पता चल जाएगा। बट ये जो था, ये था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो असेसिबल है। नाउ इफ वी हैव एन इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट,
अगर हमारे पास कोई इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर हमें पता नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इट मीन्स कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये नाउन नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इजी करके थोड़ा बना देता हूँ एक बार फिर से। अगर मेरे पास कोई इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट अस से कि वी हैव ए ऑब्जेक्ट लाइक दिस ए बी एंड वी आर हेयर एट पॉइंट सी, बट बी सी जो है, ए बी हमने पता करना है, ए बी इज टू बी कैलकुलेटेड, बी सी इज नॉट नाउन। बीसी पता नहीं है, मे बी देर इज सम रिवर फ्लोइंग बीच में, या ट्रीज हैं या माउंटेन है कुछ, ये बीसी हमें नहीं पता है। फिर भी वी वांट टू नो कि ये ए बी कितना है। ठीक है, क्या करना देखो इसके लिए, सिंस बीसी अननोन है तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट से थोड़ा पीछे आ जाएंगे, मान लो डी पे आ गए। ठीक है, सपोज यहाँ खड़े थे, यहाँ से थोड़ा पीछे आ गए, कितनी पीछे आ गए वो हम नोट कर लेंगे। अगर सी पॉइंट से एंगल बन रहा है थीटा 1 और डी पॉइंट से एंगल बन रहा है थीटा 2, तो हम देखो कैसे कर लेंगे। थोड़ा पीछे आके हमने ये कर लिया। सो व्हाट वी डू इज नाउ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan θ1 जो है इट इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan θ1 इज ए बी बाई बी सी। ठीक है, सो व्हाट इज बी सी, ए बी बाय tan थीटा। देन इन ट्राइंगल, जैसे ये ए बी सी है, इन द सिमिलर वे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में भी tan θ2 निकालो, tan θ2 आएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी डी। इट मीन्स that tan θ2 is equal to AB divided by, ये जो BD है इसको लिख सकते हैं बेटा BC प्लस एक्स, BC प्लस CD, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, BC प्लस एक्स इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय tan θ2। ये दो इक्वेशन एक बार देखो, तो बेटा यहाँ आपके पास tan θ2 आ गया, यहां से BC प्लस एक्स आ गया, AB बाई tan थीटा, तो BC कितना होगा, x को उधर ले जाता हूं, माइनस एक्स, इसको मैं बोलूंगा सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनको ले लूंगा, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो फ्रॉम 1 and 2, वी कैन राइट AB डिवाइडेड बाय tan θ1 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय tan θ2 माइनस एक्स। माइनस एक्स को तो इधर ले आओ पहले ही, ए बी कॉट θ2 लिख लेते हैं इसको, 1 by tan इज कॉट, माइनस ए बी 1 by tan इज अगेन कॉट θ1। सो x विल बी इक्वल टू ए बी कॉमन कॉट θ2 माइनस कॉट θ1। ठीक है, तो ए बी, therefore AB is equal to height x is equal to cot θ2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया अभी। ठीक है, हमने मैथमेटिकली एक फॉर्मूला बना दिया, h हमने पता करना है, x तो हमें पता ही है, cot θ2 minus cot θ1। so h is equal to x divided by cot θ2 minus cot θ1। so this way हम इस फॉर्मूले को यूज करके, x तो हमने पता किया ड्यूरिंग द कोर्स कि कितना पीछे आगे, बाय मेजरिंग θ1 and θ2 we can calculate h।
ठीक है, h जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा अगर हम θ1 और θ2 को कैलकुलेट कर लें। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स आ गए, ज्योमेट्री पे बेस्ड मेथड है इसलिए इसको ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंगुलर मेथड भी है एक, टू एस्टिमेट द साइज ऑफ मून। हम मून का साइज एस्टिमेट लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये कितना होगा। ठीक है, ये इजी मेथड है। सपोज ये मून है, कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट जो होगा, बड़ा हेवनली ऑब्जेक्ट जैसे जो पास है मून की तरह, मून इज ए वेरी क्लोज नेबर, वो हमें एक डिस्क की तरह दिखता है इंस्टेड ऑफ ए पॉइंट। जब वो डिस्क की तरह दिखेगा, मान लो हम यहाँ पर हैं, हम क्या करें, अपने टेलीस्कोप को यहाँ पॉइंट करेंगे एक बार, फिर यहाँ से टेलीस्कोप को घुमाएंगे, दूसरे एंड पे ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ऐसे है, यहाँ से ऐसे रखो और घुमा के दूसरे एंड पे ले गए। ठीक है, ये टेलीस्कोप है, जैसे बड़ा सा टेलीस्कोप होता है, ये छोटे छोटे टेलीस्कोप नहीं, बिग वन। तो टेलीस्कोप को हमने कितना घुमाया वो तो हमारे हाथ में है। ठीक है, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम अर्थ a telescope is pointed at two diametrically opposite ends of moon। ठीक है, अब ये डिस्टेंस देखो, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है d, तो हम इस d को बोल सकते हैं ये आर्क है। ठीक है, ये ए बी और ये ई है। आपने एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़े दिन पहले, इसको इसीलिए एंगुलर मेथड भी बोलते हैं। एंगल की डेफिनेशन पढ़ी थी, हम उस डेफिनेशन को यूज करेंगे यहां। सी, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो अगर आप यहां पर देखें बेटा, ये आर्क है अप्रोक्सीमेटली, सो वी राइट थीटा इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय ई ए। ठीक है, तो d कितना हुआ, ए बी डी के बराबर है, और ई ए को मैं अभी ई ए ही लिख लेता हूं, सो d इज इक्वल टू ई ए इंटू थीटा। थीटा तो हम इजिली मेजर करते हैं क्योंकि हमने टेलीस्कोप को खुद ही टर्न किया है, टेकिंग इट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। कितना टर्न किया वो हमारे कंट्रोल में है, सो वी नो व्हाट थीटा इज, राइट। थीटा इज नाउ ई ए कैसे पता चलेगा, अभी हम थोड़ी देर पहले, देखो ध्यान से समझो, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे लेजर मेथड की। तो लेजर मेथड से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन अर्थ एंड सन बाय लेजर मेथड। द डिस्टेंस EA can be estimated, and so by measuring theta and using the above formula, d can be measured। और ये d क्या है, approximately this d is diameter of moon, this d is diameter of moon, so that diameter can be estimated।